द बिगेस्ट कॉम्पैक्ट वॉर कंपैरिजन आ चुका है। आज करेंगे आईफोन 17, Vivo X300 और S26, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन्स अपनी कैटेगरीज में। इनका डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। जनरली हम 2 फोन्स के करते हैं, मैंने सोचा आज कुछ अलग करते हैं, 3 फोन्स के करते हैं। ट्राई करते हैं ना, ट्राई करने में क्या जाता है। तो भाई देखिए, अगर आप इन 3 फोन्स में से कोई भी फोन लेने की प्लान कर रहे हैं, इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से डिटेल में बताएंगे और कंक्लूजन वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। ऐसे वीडियोस बनाने में ना बड़ा मजा आता है मुझे। आप लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करके रखिए भाई। सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, क्या बोलते हैं। और कमेंट में अपनी एक राय जरूर देना, इन तीनों फोन्स में से आप क्या चूज करेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे। तीनों आपको 6.3 इंच के साथ मिलते हैं, विच इज गुड। एकदम कॉम्पैक्ट फोन से तीनों भी, और तीनों ही फ्लैट डिस्प्ले है, और तीनों में ही आपको LTPO मिलता है, जो कि अच्छी बात है कि प्रीमियम डिस्प्लेस आपको मिलते हैं। बाकी तीनों के बेजल्स भी अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों से अगर कंपेयर करें S26 और X300, मुझे आईफोन 17 के बेजल्स थोड़े बेटर लगे थे। बाकी तीनों में रेजोल्यूशन की बात करें तो S26 और आईफोन 17 हमें फुल HD प्लस के साथ मिलते हैं, जबकि X300 में 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है सेटिंग्स में, आप फुल HD पर भी सेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और तीनों में आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। स्मूथनेस मुझे तीनों की अच्छी लगी थी, लेकिन S26 ज़्यादा फास्ट था। हमें पता है One UI का ऑप्टिमाइजेशन बहुत अलग होता है, खास करके उनके फ्लैगशिप्स में। ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि तीनों में जब मैं स्वाइप्स कर रहा था, यूज़ कर रहा था, S26 मुझे थोड़ा फास्ट फील करवा रहा था। बाकी आपको S26 और Vivo में AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि आईफोन 17 में XDR OLED। फ़र्क ज़्यादा नहीं है। जब हमने वीडियोस वगैरह देखा, तीनों ही मुझे अच्छे लगे थे। क्वालिटी मतलब विविड थे, पंची थे, शार्पनेस अच्छी थी। बस एक इशू है कि आईफोन 17 में आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है, तो ये थोड़ा सा अनॉय करेगा, क्योंकि S26 और Vivo में तो हमें पता है पंच होले, तो वो एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा बेटर देता है। और बाकी तीनों की पीक ब्राइटनेस की बात करें तो S26 आपको 2600 पीक ब्राइटनेस है, X300 4500 है, और आईफोन 17 3000 है। देखिए, सबसे पहले मुझे X300 को ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये दोनों से ज़्यादा ब्राइट लगा था। उसके बाद सेकंड पर आईफोन 17 था, तब तक जब तक मैंने S26 में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस टर्न ऑन नहीं किया था। जैसे उसमें एक्स्ट्रा ब्राइटनेस टर्न ऑन किया तो X26 आ गया सेकंड नंबर पर, और आईफोन 17 जो है वो तीसरे नंबर पर चला जाता है। और तीनों फोन्स में इंडोर और आउटडोर विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी, तीनों के व्यू एंगल्स भी बहुत अच्छे थे, तो इक्वली ब्राइट थे, तो कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा तीनों में आप HDR कंटेंट प्ले कर सकते हैं यूट्यूब में, कोई इशू नहीं है। हमने नेटफ्लिक्स भी चेक किया, तीनों में स्पेशल ऑडियो भी मिलता है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाएगा। उसके अलावा S26 में आपको विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है, Vivo में आपको क्रिस्टलाइन वाला प्रोटेक्शन दिया, और आईफोन 17 में सेरामिक शील्ड है। तो देखिए, मैंने एकदम क्लियर बता दिया हो तीनों डिस्प्लेस के बारे में। बाकी ओवरऑल मुझे तीनों के फोन्स में जो डिस्प्लेस है ना, वो अच्छे लगे। बाकी सॉफ्टवेयर में देखिए काफ़ी फ़र्क है। S26 One UI 8.5 के साथ आता है, और Android 16 है। 7 साल की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स आपको मिलते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि लॉक स्क्रीन पर कोई एड्स या कोई ग्लांस ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं नोटिस किया। और बाकी स्टॉक डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग सैमसंग का तो अच्छा रहता है। इनमें वैसे वॉइस फोकस है और नॉक सिक्योरिटी है, तो ये सब एडेड एडवांटेज है। और हाँ, Galaxy AI वन ऑफ द बेस्ट AI है किसी स्मार्टफोन में, जो हम भी यूज़ करते हैं S25 अल्ट्रा में। इतने ज़बरदस्त फीचर्स इसके अंदर, मैं आपसे क्या बताऊँ। मतलब फोटो असिस्ट मुझे सबसे बेस्ट लगा है। कोई भी फोटो में से किसी चीज़ को डायरेक्ट चेंज करना है, सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर लिया और वो सारा काम करके दे देता है। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो Galaxy AI सीमलेसली करता है, और वेराइटीज़ भी बहुत मिलती है। एंड देन उसके अलावा X300 Origin OS 6 Android 16 के साथ आता है। इसमें 5 साल की अपडेट्स ब्रांड आपको दे रही है। ब्लोटवेयर थोड़े बहुत थे, ये सैमसंग S26 से ज़्यादा हमने नोटिस किया। और इसमें भी ग्लांस वगैरह भी है, पोस्टर वगैरह भी है लॉक स्क्रीन पर, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए। ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है। एंड देन इसमें भी स्टॉक डायलर है, तो इसमें भी कॉल रिकॉर्डिंग का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर बस ये है कि AI फीचर्स दिए गए, बट मिनिमल है। मैं Galaxy AI से इसको कंपेयर नहीं कर सकता। एंड देन फाइनली आईफोन 17 iOS 26, जिसको मैंने बगी 26 भी नाम दिया था। एप्पल इंप्रूव कर रहा है, लेकिन एनीवेज काफ़ी इश्यूज रहते हैं। iOS 26 में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है लोगों को। इनफैक्ट इसमें भी आपको लॉन्गर अपडेट्स मिलते हैं। एप्पल एक जनरली बताता नहीं है, बट 7-8 साल के अपडेट्स रहते हैं। इसमें देखिए, ब्लूटूथ की कोई इशू नहीं है, लोगों को सब पसंद आता है। एप्पल का UI स्मूथ होता है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अलग होती है, और सिक्योरिटी एकदम अलग लेवल पे होती है, ये तो हमें पता ही है। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग में थोड़ा इशू है, क्योंकि एक अनाउंसमेंट होता है, तो ये आपको यहाँ पर झेलना पड़ेगा। एंड देन उसके अलावा AI की तो बात ही मत करो। एप्पल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी काम का नहीं है। हमने एक वीडियो बनाया था, छोटा सा शॉर्ट, इसको कंपेयर भी किया था। जानो दो भाई, अभी क्या ही बोलना। इतना सारा, इतनी बड़ी कंपनी, कुछ R&D नहीं, कुछ नहीं, और AI में तो मतलब एकदम 10,000 वाले फ़ोन भी इससे अच्छे काम कर लेते हैं। तो मुझसे पूछो ही मत उस बारे में। बाकी अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सा UI आप चूज़ करते हैं आपके हिसाब से, तो मैं S26 का One UI 8.5 चूज़ करूँगा। बाकी बैटरी में तीनों में बहुत फ़र्क है। S26 4300 mAh के साथ आता है। सैमसंग वाला मुझे पता नहीं कब ऊपर जाएगा, वही सेम 4000 में ही घूम रहा है। बाकी उसके अलावा आपको यहाँ पर 25 वाट की चार्जिंग है, चार्जिंग भी बढ़ रही नहीं है। अल्ट्रा वाले में बढ़ा दिया, बट इसमें नहीं बढ़ाया।
आई डोंट नो वाई 25 वॉट बहुत कम होता है। इनफैक्ट बॉक्स में भी चार्जर नहीं है, ये भी कमी है, और वायरलेस चार्जिंग भी कम है 15 वॉट का। X300 आपको 6040 mAh की बैटरी है विच इज़ गुड, और 90 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में दिया है, और यहाँ पर आपको 40 वॉट का वायरलेस चार्जिंग मिलता है। iPhone 17 हमें पता है एप्पल इवेंट में चिल्ला की बैटरी के बारे में बात ही नहीं करता है, उसको पता है कि उनकी ऑप्टिमाइजेशन अलग होती है। फिर भी आपको इसमें 3692 mAh की बैटरी है, बहुत कम लगेगी, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे पता चलेगा कि कैसे ऑप्टिमाइज किया एप्पल ने। एंड देन उसके अलावा 40 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन उतना मैक्स ही सपोर्ट कर लेता है, और इसमें भी आपको अराउंड 25 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आ जाता है। देखिए तीनों में हमने पहले चार्जिंग टेस्ट किया। अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट 100% की बात करूं तो भाई देखिए सैमसंग जो है वो अराउंड 1 घंटा 19 मिनट के आसपास चार्ज हो गया था, जो कि ठीक है, हमने हमारे 65 वॉट PD चार्जर से चार्ज करके देखा था। X300 को उनके ओरिजिनल चार्जर से चार्ज किया था और ये अराउंड 1 घंटे के आसपास हो गया था, और iPhone 17 जो है उसमें भी हमें 65 वॉट PD चार्जर यूज़ करना पड़ा, और ये भी अराउंड 2 घंटे लग गए थे इसको फुल चार्ज होने के लिए। तो मतलब सबसे लेट यहाँ पर एप्पल चार्ज होता है, फिर सैमसंग आया है और वीवो आया है, क्योंकि बैटरी और चार्जिंग में बहुत फर्क है, इसलिए रिजल्ट डिफर करेगा। एंड देन अगर बैटरी ड्रेन की बात करें, हमने तीनों के अंदर काफ़ी अच्छे से काम किया है, बहुत हैवी टास्क किए हैं, और लगभग दोस्तों 8.5 घंटे के बाद जब हमने चेक किया था तो यहाँ पर iPhone 17 जो था वो 95% ड्रॉप हो गया था, 5% रिमेनिंग था तब भी। S26 जो था वो 89% ड्रॉप हुआ था और उसमें 11% रिमेनिंग था विच इज़ गुड, और X300 इसमें 6000 mAh बैटरी होने के बाद भी सिर्फ 2% रिमेनिंग था, 98% ड्रॉप हुआ था। देखो यही मैं बोलता हूं, हम कंप्लेंट करते हैं S26 iPhone 17 में कि बैटरी कैपेसिटी कम देते हैं, बट इनकी ऑप्टिमाइजेशन बात करती है। यहां पर साफ दिखता है S26 और iPhone 17 कम बैटरी के बाद भी ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा किए कि वो 6000 mAh बैटरी वाले फ़ोन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो यहाँ पर हमें समझना है कि हाई बैटरी जो होती है ना, वो कुछ नंबर्स में मत जाइएगा, ऑप्टिमाइजेशन पे जाइएगा, जो हमेशा से बात करता हूँ, जो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। तो ये वीवो वालों को फिक्स्ड करना चाहिए, बड़ी बैटरी देने के बाद उनको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। बाकी कैमरे के लिए दोस्तों तीनों में आपको काफी फर्क है, जैसे कि S26 में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी विद OIS, लेकिन यहाँ पर 8K वीडियो शूट कर सकते हैं आप 30 FPS पे, जिसमें HDR भी दिया है, तो सैमसंग थोड़ा अलग लेवल पे काम किया है। एंड देन उसके अलावा आपको उसमें OIS मिलता है, और प्लस आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है विद 3 टाइम्स ऑप्टिकल है, इसमें भी OIS है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आप 30x के ऊपर जूम नहीं कर सकते। भाई टेलीफोटो का फायदा क्या हुआ फिर, 100x तो कम से कम दे देता, तो ये कमी है यहाँ पर। एंड देन उसके अलावा फिर आपको एक अल्ट्रावाइड सेंसर भी मिलता है 12 मेगापिक्सल का। उसके अलावा X300 200 मेगापिक्सल का कैमरा देता है विद OIS, और यहाँ पर 4K 120 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, इसमें HDR भी आपको मिल जाता है। देन 50 का टेलीफोटो दिया है, 3 टाइम्स ऑप्टिकल भी है विद OIS, तो यहाँ पर भाई आपको 100x जूम मिलता है, तो ऐसे काम होता है टेलीफोटो में। एंड देन उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रावाइड भी दिया है। iPhone 17 में ज़्यादा वो लोग बात नहीं करते ना, तो सिर्फ 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन सेंसर दे दिया है, और वो अपने ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है ना। और यहाँ पर भी आपको OIS मिलता है, लेकिन कोई टेलीफोटो नहीं, इसलिए यहाँ पर आप मैक्स 10x से ज़्यादा जूम ही नहीं कर सकते, तो टेलीफोटो वाला सीन ही नहीं है। वो लोग बोला हमको वॉर ही नहीं करना है कुछ। एंड देन सेल्फीज देखेंगे, तीनों में आपको अलग अलग मिलती है। S26 12 मेगापिक्सल का है, यहाँ पर 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। X300 50 मेगापिक्सल है, इधर भी 4K 60 FPS है, लेकिन यहाँ पर HDR भी दिया है विच इज़ गुड। और iPhone 17 जो है आपको 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज के साथ आता है, और सेंटर स्टेज तो हमें पता है एक अलग यूनिक फीचर जो यहाँ पर हमें आईफोन्स में भी मिला है, और यहाँ पर भी मैक्स 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। अब देखिए मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ, ह्यूमन पोर्ट्रेट सबसे पहले उठाते हैं, तीनों वैसे अच्छे हैं, लेकिन S26 समवॉट कहीं कहीं ना ब्राइट ज़्यादा हो जाता है। हावेवर ये ब्राइट ना उनको नाइट में करना चाहिए, बट डे में नहीं करना चाहिए था, डे में हो जाता है। एंड देन उसमें iPhone 17 अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगता है, और इस मामले में X300 के फोटोज़ ना काफ़ी बैलेंस लगे थे मुझे, और X300 में तो थोड़े बहुत कलर शिफ्ट के भी इश्यूज थे, जब आप जूम करते थोड़े बहुत जूम पोर्ट्रेट फोटोज लेते ना तो डिफर करता है। तो भाई देखिए तीनों में पोर्ट्रेट तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जब तीनों को कंपेयर करते हैं तो मुझे iPhone 17 थोड़ा बैलेंस लगा था, जिसने ज़्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं किया था। बाकी कलर्स को अगर उठाते, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह, किसने कितना अच्छा मेंटेन किया उसकी बात करते। S26 मुझे थोड़ा विविड लगा था, iPhone 17 ने दोबारा नेचुरलिटी मेंटेन किया था, और वीवो अगर आप कुछ फोटोज देखते हैं तो उसने ओवर एक्सपोज कर दिया था, जैसे कि ये कार देखेंगे ऑरेंज वाली एकदम से अलग हो गई है, कुछ फ्लावर्स के फोटोज दिखा रहा हो, भाई वीवो वाला ना थोड़ा ओवर एक्सपोज कर दिया है, खराब हो गया है। बट फिर बाद में कुछ कुछ फोटोज में, जैसे कि कुछ फ्रूट्स के फोटोज जब हमने लिया वहां पर उसने बैलेंस रखा था, तो ये एक थोड़ा सा ओवर एक्सपोज का इशू है वीवो में, जो उनको फिक्स्ड करना चाहिए। बाकी अल्ट्रा वाइड मुझे तीनों में यहाँ पर अच्छा लगा है, तीनों में डायनामिक रेंज भी अच्छा था, बस फर्क ये है कि X300 और S26 में 0.6 है ना, तो थोड़ा ज़्यादा वाइड एरिया कवरेज होता है, जबकि iPhone 17 में वो नहीं हो पाता है।
जूम के लिए तो क्या ही बताएंगे, देखिए 30 टाइम्स जूम में पहले हमने टेस्ट किया तो हमने उसको और X300 को साथ में लिया। बाकी यहाँ पर X300 की ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी रहती है। जब भी वीवो में आप जूम करते हो ना, वीवो से बेस्ट कोई नहीं है मार्केट में, और यहाँ पर साफ दिख रहा है वीवो की ऑप्टिमाइजेशन बहुत अलग लेवल की, जो बेटर जूम फोटोज निकाल लेता है। एंड देन 100x वाले फोटोज तो वीवो में आगे चले ही जाते, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने 10x वाले भी यहाँ पर एक लिया था तीनों को इक्वल करने के लिए, क्योंकि एप्पल वाला बेचारा आगे नहीं जा रहा, तो वो बोलेगा ना मेरे साथ तो नाइंसाफी कर दिया भाई तूने, तो ले लिया हमने। बट इसमें भी देखेंगे वीवो ना अच्छा काम कर रहा है। बाकी सेल्फी पोर्ट्रेट सेम चीज सैमसंग ने किया। S26 देखेंगे काफी ब्राइट हो जाता है। इनफैक्ट वीवो मुझे थोड़ा बैलेंस लगा था और आईफोन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी हो गया था, ये डिफर करता है। और यहाँ पर कभी कभी गौर से भी देखेंगे ना तो S26 में थोड़े ब्लर इश्यूज भी थे, ज्यादा ब्लर भी कर लेता है, और वीवो में थोड़े से एज डिटेक्शन के इशू थे, जबकि इस मामले में एप्पल ने सब कुछ सही रखा था। बस एक चीज अच्छी यहाँ पर ये है कि जब जूम करते तीनों को तो वीवो X300 की डिटेलिंग जो है फेस की, वो आपको दोनों से बेटर मिलती है। रियर वीडियो डे में तीनों ही अच्छे थे, यहाँ पर मुझे ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं नज़र आई है, इक्वली स्टेबल भी थे। और जब हम मूव करते हैं फ्रेम्स वगैरह को, अगेंस्ट सनलाइट भी जाते हैं, तीनों ने यहाँ पर बैलेंस रखा और तीनों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया था। लेकिन सेल्फी वीडियो में मुझे सैमसंग और एप्पल काफ़ी अच्छे लगे थे। अनफॉर्चुनेटली वीवो इतना अच्छा नहीं था, पता नहीं, मुझे लगता है कि इनको इस मामले में थोड़ा ऑप्टिमाइज करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के सामने थोड़ा सा फीका पड़ रहा था। और बाकी रियर पोर्ट्रेट वीडियो भी हमने तीनों में निकाला है, इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा था कि X300 को वीवो को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। और ऑटो फोकसिंग तीनों में सीमलेस थी, ज़्यादा कोई इशू नहीं था। सैमसंग भी अच्छा था, वीवो भी, और आईफोन ने तीनों में अच्छा काम किए थे। नाइट में भी मामला थोड़ा चेंज है। S26 देखेंगे फोटोज़ को ब्राइट करता है, जो भी ह्यूमन पोर्ट्रेट हमने लिया था मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अननेसेसरी हो रहा है। एप्पल थोड़ा बैलेंस था और वीवो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी हो गया था। और एक चीज़ ये भी है कि S26 और वीवो में जब जूम भी कर रहे थे ना, तो दोनों में हमने थोड़े कलर शिफ्ट भी देखा था, जो ये कलर शिफ्ट के इशू ना आईफोन में नहीं था। इन मामले में मैं ज़रूर कहूँगा कि नाइट पोर्ट्रेट आईफोन 17 दोनों से ना बेटर निकालता है। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो अगर आप देखते हैं नाइट के, तो भाई एप्पल मुझे सबसे बेस्ट लगा था। S26 भी सेकंड नंबर पर मैं डाल दूंगा, लेकिन वीवो को मुझे लगता है कि बहुत काम करना चाहिए, ठीक ठाक सा था, पता नहीं क्या ऑप्टिमाइजेशन के इश्यूज है। इनफैक्ट जब भी आप वीडियो लेते हैं ना पोर्ट्रेट वाले वीवो में, उनमें एक इशू रहता है, वो पूरा पहले उसको लोड करता है, वो पेंडिंग दिखाता है, फिर वो पूरा लोड होने के बाद, ऑप्टिमाइज होने के बाद भी क्वालिटी अच्छी नहीं निकाल पा रहा है। तो आई थिंक वीवो को इस मामले में थोड़ा काम करना पड़ेगा। नाइट फ्लैर्स देखेंगे तो भाई वीवो ने बहुत अच्छा काम किया है, फ्लैर्स को अच्छे से कंट्रोल किया है। S26 और एप्पल मुझे ठीक लगे थे। घोस्टिंग आईफोन में ऐसा लगता है कि पूरी एलियन की स्पेसशिप आ गई है धरती पर, ऐसा साफ दिख रहा है, जबकि S26 और वीवो में भी था, बट उन्होंने थोड़ा सा मेंटेन किया था। और नाइट जूम दिखा दे रहा हूँ, बट नाइट के अंदर मुझे वीवो थोड़ा सा बेटर लगा था। हमने ज़्यादा नहीं 10x वाला ही ट्राई किया था। मुझे सैमसंग और एप्पल इतने खास नहीं लगे थे। तो भाई ये पार्ट मैंने कोशिश किया जितना कंफ्यूजन ना हो उतना अच्छा हो, इसीलिए मैंने आपको क्लियर बताया तीनों में। फिर भी डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक दिया है, खुद जाइए और खुद जज करिए। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। S26 ये वर्ल्ड का पहला फ़ोन है जिसमें फर्स्ट ऐसी चिपसेट लगाई गई है जो कि 2nm पर है, मतलब सैमसंग ने सबसे पहले करके दिखाया। और ये कितनी अच्छी है और कैसा, इसके बारे में आज बात करते हैं। बाकी Vivo X300 में Dimensity 9500 जो कि 3nm पर है, और एप्पल आईफोन 17 में आपको मिलता है A19 जो कि ये भी 3nm पर है। अब तीनों में हमने पहले Antutu किया, तो जो एंड्रॉयड फ़ोन्स थे इनमें आप देखेंगे क्लोज टू 3 मिलियन तक आया, मतलब Exynos 2600 भी काफ़ी पावरफुल लग रहा है, जबकि आईफोन 17 अराउंड 2 मिलियन के करीब था। उसको इग्नोर करना, क्योंकि एप्पल के Antutu वाले इतनी ऑप्टिमाइजेशन नहीं की जाती उसमें, तो उसको थोड़ा छोड़ देना। बट एक चीज़ है, तीनों में जब हमने थर्मल्स चेक किया, Exynos और 9500 जो था वो दोनों क्लोज था 47 डिग्री सेल्सियस। मुझे ऐसा लग रहा था डर थोड़ा कि Exynos बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं था। जबकि इसमें सबसे अच्छा मेंटेन किया है एप्पल ने 43 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, S26 और X300 में ना दोनों में VC वेपर चैम्बर है। इमेजिन आईफोन 17 में आपको वेपर चैम्बर नहीं मिल रहा है, और एप्पल ने कितना अच्छा ऑप्टिमाइज किया वो यहाँ पर साफ दिख रहा है। उसके साथ साथ हमने दोनों में CPU थ्रॉटल भी किया, जबकि आईफोन 17 में CPU थ्रॉटल काम नहीं करता है। और वही हुआ जो मुझे शक था, Exynos 2600 ना थ्रॉटलिंग अच्छा नहीं है इसमें, 59% के आसपास है, जो कि कम है। ये पिक्सल के फोन्स में मैंने देखा है, टेंसर वाले चिपसेट में जो बहुत बुरे होते हैं। तो ये हमेशा से कंप्लेंट रहती है Exynos के चिपसेट में कि थ्रॉटलिंग इतना खास नहीं होता है। एंड देन X300 फिर भी 9500 के साथ में 70% के करीब था, जो कि ठीक था। और इसमें भी दोनों अराउंड 46-47 डिग्री सेल्सियस हीट हुए थे। आपको गीक बेंच भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और साथ में 3D मार्क की अगर बात करें तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। स्टेबिलिटी में Exynos 2600 सबसे पीछे था, लेकिन टेम्परेचर Exynos 2600 ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। 46, 9500 भी 46, और एप्पल आईफोन 17 48 चला गया था। इमेजिन दोस्तों, ये चिपसेट Exynos 2600 थर्मल्स अच्छे निकाल कर ले रही है। बहुत कंप्लेंट्स होती है ना Exynos के चिपसेट्स में, लोग भरोसा नहीं करते। इसके साथ ऐसा नहीं है। देखिए
सारे एक्सिनोस के चिपसेट्स मार्केट में जो आए हैं ना, उसमें से 80% हो गए बुरे। कुछ ऐसे चिपसेट्स है एक्सिनोस के जो काम करती है, जो मैंने पास्ट में भी बताया है। उनमें से ये एक मुझे लग रहा है जो इतना पावर होने के बाद भी इसमें थर्मल्स मेंटेन किए गए, ये मुझे अच्छा लगा। एंड देन उसके अलावा हमने कुछ इनमें मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस भी किया था, ऐप ओपन क्लोज करके देखने के लिए डे टू डे लाइफ में कौन कितना अच्छा काम करता है। तो पहले तो आपको बता दूं, S26 में आपको LPDDR5X और UFS 4 मिलता है। X300 में LPDDR5X अल्ट्रा और UFS 4.1 मिलता है। एंड देन iPhone 17 में आपको LPDDR5X तो दिया है, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज NVMe मिलता है, क्योंकि एप्पल यही स्टोरेज इस्तेमाल करता है। तीनों के स्कोर्स भी आपको दिखा रहा हूँ, जो ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन फिजिकल टेस्ट जब हमने किया रियल लाइफ में, तो मुझे यहाँ पर सैमसंग और एप्पल थोड़ा ज़्यादा फास्ट लगा था, क्योंकि दोनों ही क्लोज टू 1 मिनट 58 सेकंड्स में सारे टास्क कंप्लीट कर लिए थे। ऐप ओपन करके लोड होने के बाद फिर दोबारा हमने रिवर्स किया, वापस किया, ट्राई किया। तो सैमसंग और एप्पल थोड़ा फास्ट थे। वीवो बहुत करीब था, 2 मिनट में, मतलब 2 सेकंड का ही फर्क था। और याद रहे, जब हम दोबारा टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट डिफर कर सकता है। तो ये एक चीज़ मैंने यहाँ पर इन तीनों में नोटिस किया था। उसके अलावा अगर गेमिंग की बात करें तो देखिए, पहले सैमसंग और वीवो को उठाते हैं। दोनों में हमने BGMI ट्राई किया। अनफॉर्चुनेटली वीवो में तो 120 FPS है, बट सैमसंग में 60 के ऊपर नहीं जा रहा है। यही एक प्रॉब्लम है सैमसंग के फ़ोन्स में कि वो गेमिंग के वक्त ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं करते, वो हायर FPS का सपोर्ट ज़्यादा देता नहीं है। तो एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, गेम प्ले एक्सपीरियंस उतना मज़ा नहीं देता आपको, जबकि चिपसेट केपेबल बहुत है। ये एक कंप्लेंट है मुझे जो सैमसंग के फोन्स में अक्सर रहती है। जहाँ पर वीवो देखेंगे एवरेज FPS कितना अच्छा दे रहा है BGMI में, और वही सेम एवरेज FPS अगर आप S26 से कंपेयर करते हैं आपको साफ दिखाई देगा। सेम चीज़ कॉल ऑफ ड्यूटी में हुई, वीवो एक 120 FPS दे रहा है, जबकि सैमसंग वही 60 पे अटका हुआ है। फिर जेंशिन इम्पैक्ट में देखेंगे दोनों की एवरेज FPS दिखा रहा हूँ, वुदरिंग वेव्स दिखा रहा हूँ, और रेड डेड रिडेम्पशन भी दिखा रहा हूँ। तो आप साफ देख सकते हैं दोनों यहाँ पर उस मामले में सही काम कर रहे हैं, बट वीवो एक्सपीरियंस FPS के मामले में थोड़ा बेटर दे रहा है। और खेलते खेलते भी दोनों फोन्स में मुझे कोई ओवरहीट का इशू नहीं मिला। हमने 2 से 3 घंटा गेम खेला नॉन स्टॉप, और मुझे अच्छा लगा कि एक्सिनोस ने उस मामले में उस चीज़ को मेंटेन करके रखा था, ओवरहीट नहीं हो रहा था। और iPhone 17 में तो क्या ही बताएंगे, इसमें आपको सारे AAA गेम्स मिलते हैं, हमने वो भी ट्राई किया। यहाँ पर कोई ज़्यादा ओवरहीट के इश्यूज नहीं थे, और कुछ गेम्स 30 FPS पे थे तो कुछ गेम्स 60 FPS पे थे। इनफैक्ट BGMI में भी उन्होंने हाल ही में बीटा में 120 FPS दिया है। वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो तीनों में ही फ़ोन में अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो भाई ऑब्वियसली पावरफुल चिपसेट से, और वो सारा काम तीनों ही फोन्स बहुत अच्छे से करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर तीनों में अगर डिज़ाइन की बात करें तो भाई देखिए, आप खुद चूज करके मुझे बताइए देना कमेंट में कि कौन सा आपको ठीक लग रहा है। वैसे मुझे वीवो थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि ऐसी डिज़ाइन मुझे पसंद आती है और कलर भी बहुत अच्छा है। बाकी तीनों ही ग्लास बैक है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स के साथ आपको मिलते हैं। सिम कार्ड की बात करें तो तीनों के अंदर ना, दोनों जो एंड्रॉयड के फ़ोन है इनमें आपको डुअल सिम मिलता है, और साथ में सैमसंग में तो डुअल ई सिम भी आपको दिया गया, और वीवो में आपको एक ई सिम का सपोर्ट अलग से मिलता है। बट इन दोनों में आपको कोई माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं है, तो ये आपको समझना है। और iPhone 17 में सिर्फ एक ही सिम स्लॉट मिलता है फिजिकल, और एक ई सिम दिया गया, और यहाँ पर भी कोई माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं, क्योंकि हमें पता है एप्पल कभी नहीं देगा, उनका कुछ अलग ही लेवल चलता है। बाकी देखिए तीनों के अंदर आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, और तीनों के मैं आपको क्वालिटी दिखा रहा हूँ स्पीकर्स की, आप देख सकते हैं। मुझे X300 ना बाकी के दोनों फोन से ना बेटर देखने को मिला था। एंड देन उसके अलावा S26 और Vivo X300 में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है अंडर डिस्प्ले, जो कि बहुत कन्वीनियंट है और बहुत फास्ट है। iPhone 17 कभी नहीं देगा एप्पल, उस मामले में हमें पता है। कितने साल लग जाएंगे मुझे नहीं पता कि वो अंडर डिस्प्ले ऐसा कुछ देगा। इसमें सिर्फ फेस ID है, जो कि बहुत एनोइंग है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हावेवर सिक्योरिटी अच्छी है उसकी, हमें पता है, पर ऐसा नहीं है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी अच्छी सिक्योरिटी है। USB पोर्ट्स की बात करें तो S26 X300 में भाई USB 3.2 मिलता है। iPhone 17 USB 2 पर ही अटका हुआ है। जब भी कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप देखो 4.5 GB की फाइल साइज थी, वीवो ने और सैमसंग ने 11 और 14 सेकंड में कर दिया। वही सेम चीज़ एप्पल ने 2 मिनट लगा लिया। ये फ़र्क होता है USB 3.2 और USB 2 में, जो सारी ब्रांड्स को फ्लैगशिप फोन्स में देना ही चाहिए। एंड देन उसके अलावा IP68 आपको तीनों में मिलता है, बस वीवो में आपको अलग से IP69 भी यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन हैंड फील अगर कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो प्रॉपर सैमसंग S26 आपको फील देगा। ये आपको 7.2 mm की थिकनेस है और 169 ग्राम से, बहुत लाइट वेट है, बहुत स्लिम है। X300 हमें पता है बड़ी बैटरी है, उसके बाद आपको 8 mm की थिकनेस और 194 ग्राम्स का है। और iPhone 17 जो है वो 7.8 mm की थिकनेस और 177 ग्राम्स का है। बाकी तीनों में आपको मल्टीपल 5G बैंड्स मिलते हैं। अच्छी बात है कि सारे मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स तीनों ने कवर किया है। तीनों में आपको Wi-Fi 7 मिलता है। सैमसंग में आपको S26 में और
iPhone 17 में दोनों में 5.4 है ब्लूटूथ, जबकि Vivo X300 में आपको ब्लूटूथ 6 मिलता है। बाकी उसके अलावा तीनों में आपको NFC मिलता है और सारे सेंसर्स मिलते हैं। हमने तीनों में गुड नेटवर्क में जाके नेटवर्क भी टेस्ट किया है। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर सैमसंग बेटर लगा था, और बैड नेटवर्क भी देखेंगे तो यहाँ पर एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया था। हावेवर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये यूज़र टू यूज़र, लोकेशन टू लोकेशन पर डिपेंड करता है, तो इस पर ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ मैं सिंपल सेंटेंस में बोलता हूँ, तीनों में कॉल क्वालिटी अच्छी थी, कॉल ड्रॉप्स के ज़्यादा इशू नहीं थे और नेटवर्क फ्लक्चुएशंस के ज़्यादा इशूज़ नहीं थे, चाहे वो वाईफाई हो या 5G हो। ये तीनों में मैं यहाँ पर क्लियर बता रहा हूँ। बाकी देखिए दोस्तों, अब जाते रहते बात करते प्राइस की और अपनी ओपिनियन की। भाई गला दुख गया बात कर करके, लेकिन एक ही चीज़ मैं क्लियर बता दूँ दोस्तों, तीनों ही फ़ोन्स पहले ही बता दूँ अपनी जगह पर अच्छे हैं। बट प्राइसिंग की बात करें तो Vivo X300 इन दोनों से ज़्यादा अफोर्डेबल आता है। मतलब वो 75,999 से स्टार्ट हो रहा है, 12 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज। S26 भी आपको 12 GB 256 से मिलता है, लेकिन ये 87,999 पे चला गया है। मतलब iPhone 17 से भी महंगा हो गया है। और iPhone 17 आपको 8 GB के साथ आएगा रैम, और 256 GB स्टोरेज से वो स्टार्ट होता है। वो आपको 82,900 में मिलता है। एक चीज़ जो सबसे अप्रिशिएटिंग लगी मुझे आईफोन में एप्पल की, कि उन्होंने अपनी प्राइस हाइक नहीं करी है फ़ोन्स में। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मामले में आज भी iPhone 17 काफ़ी अच्छा वैल्यू देता है। अगर आपको एप्पल इकोसिस्टम में स्विच करना है, डेफिनेटली ये फ़ोन आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो अपग्रेड्स एप्पल ने किया है 16 से 17, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जो अच्छा है वो अच्छा है। मुझे एप्पल के फ़ोन्स पसंद नहीं है, लेकिन जो अप्रिशिएट करना है जहाँ करना है वो जेन्युइनली बताऊँगा, ये बहुत अच्छा फ़ोन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर आपकी अगर बजट में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको लगता है नहीं यार 80-90 हज़ार तक कौन जाएगा, 70-75 तक मैं ठीक हूँ यार, तो X300 अच्छा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा, बैटरी में ब्रांड को थोड़ा और काम करना चाहिए, थोड़ा और बेटर ऑप्टिमाइज़ कर सकती है। एंड देन उसके अलावा S26 यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं रखता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पर सैमसंग ब्रांड वैल्यू एक चीज़ है जो लोग बहुत सारे सैमसंग के ही फ़ोन्स प्रेफर करते हैं मार्केट में, तो उनके लिए है। और एक चीज़ जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा वो है इसका UI। One UI 8.5 आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट UI है मार्केट में, कोई टक्कर नहीं दे सकता है। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। इसीलिए इसकी जो डे टू डे लाइफ का जो एक्सपीरियंस था, जो स्मूथनेस था ना, उन दोनों फ़ोन से मुझे ये बेटर लगा था। और हाँ, Exynos 2600 जो इतना बुराई हो रही थी, बातें हो रही थी, मेरे टेस्टिंग में मुझे अच्छा लगा है और काफ़ी पावरफुल है और थर्मल्स पे बहुत अच्छा काम किया गया। बस मुझे यही देखना है गोइंग फॉरवर्ड 3 से 6 महीने में कितना और बेटर ऑप्टिमाइज होता है और कितना गर्म होता है, वो लॉन्ग टर्म रिव्यू करके ही पता चलेगा। तो भाई ये हमारा फुल एंड फाइनल कंपैरिजन इन तीनों फोन्स में दे दिया है। उम्मीद करते हैं आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं आपको जो ठीक लगता है, क्योंकि तीनों ही फोन्स अपनी जगह पर अच्छे हैं। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।